हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। और ये सेशन बड़ा ही स्पेशल है जहाँ पे मैं एवोल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है आपको, उस चैप्टर को कवर करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको 40 मिनट्स में कवर कर दूँ एंड आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डू लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जरूर लाइक करके जाइएगा अगर अच्छा लगा, और कमेंट तो मतलब भर देने हैं कि मैम यस इतनी जल्दी एवोल्यूशन आपने रिवाइज करा दिया, थैंक यू सो मच। बच्चे दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर, इसको 40 मिनट्स में मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो जाएगा, तो मैं बोलूँगी दैट इज ऑल्सो अ अचीवमेंट फॉर मी। तो इसको कवर करेंगे और हम आपके 16 मार्क्स पक्के करते हैं। चलो, कवर करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आपको बता दी जाए एंड दैट इज आरंभ। आरंभ कब आरंभ हो रहा है? आज आरंभ हो रहा है। और ये कहाँ पे लाइव स्ट्रीम होगा बच्चे? दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रीम लाइव ऑन अनअकैडमीज स्पॉटलाइट चैनल। ठीक है, कब होगा? 1 से 3 बजे होगा। 1 से 3 बजे होगा। लिंक हमने आपको कमेंट में पिन कर दिया है। यहाँ पे आपके सारे टॉप एजुकेटर्स, सारे फेवरेट एजुकेटर्स आने वाले हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड यहाँ पे टॉप रैंकर्स आने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इवेंट फॉर नीट यूजी स्टूडेंट्स एंड IIT JEE स्टूडेंट्स। बहुत सारे सरप्राइजेस होने वाले हैं बच्चे। आई एम वेरी सॉरी, बहुत सारे सरप्राइजेस होने वाले हैं, लेकिन 4 सरप्राइजेस तो ऐसे होंगे ना कि बस मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चाहे आप 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 25, 26, सब के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है। जो टॉपर्स आएंगे वो आपको बताएंगे कि आपको आपकी तैयारी कैसे करनी है और कैसे इंश्योर करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड यस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज की भाई हमने सोचा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का भी होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, है ना? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं एवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माय अमेजिंग ऑसम 2-पेज नोट्स। ये नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे बच्चे? ये नोट्स आपको मिलेंगे t.me/Dr. Gargi Singh टेलीग्राम पे। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। जो अगर इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ लिखा दिख रहा है मेरा टेलीग्राम, वो मेरा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फेक टेलीग्राम। इससे कम दिख रहा है वो भी मेरा नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली माई टेलीग्राम और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। ये 2-पेज नोट्स भी फ्री में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। कहानी किसकी? कहानी कैसे आपकी अर्थ बनी, कैसे हमारी अर्थ बनी, दैट इज एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन क्या है या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। एक और चीज आपकी किताब बोलती है पहले पैराग्राफ में ये कि जो हमारे ये सितारे हैं, चांद सितारे वगैरह हैं, ठीक है, उनका हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? उनका डिस्टेंस मेजर करा जाता है लाइट ईयर्स में। तो जो स्टेलर डिस्टेंस है उसको स्पेस में जो भी चीज़ आपकी है उसका डिस्टेंस कैसे हम मेजर कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज लाइट ईयर्स। ठीक है, लाइट ईयर्स में हम मेजर करते हैं। ओके, अब कहानी शुरू होती है। स्वीट सी प्यारी सी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े धमाके से, जिसको हमने बोला बिग बैंग एक्सप्लोजन बोला जाता है। या आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि दिस एक्सप्लोजन वॉज अनइमेजिनेबल। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा धमाका था। चलो जी, हुआ धमाका, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन थियरी, राइट। अब इस धमाके की वजह से बोलते हैं कि भाई हमारा यूनिवर्स बना था 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले। दीज टाइम लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्स आपका यूनिवर्स कब बना था, आपका अर्थ कब बना था, अर्थ के ऊपर लाइफ कब आई थी, ठीक है, पहला सेल कब बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारा यूनिवर्स बना था। यूनिवर्स में क्या है? गैलेक्सीज हैं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं। और गैलेक्सीज बेसिकली क्या है? डस्ट है, स्टार्स है, क्लाउड्स ऑफ गैसेस है, राइट। चलो, अब ऑरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ? ऑरिजिन ऑफ अर्थ हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। हम मिल्की वे में रहते हैं। ऐसे करके बच्चे बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी, है ना? अच्छा, एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ? जब देखो बहुत बड़ा धमाका होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, तो कोई चीज़ एक्सपैंड हो गई है तो टेम्परेचर तो कम होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। डिक्लाइन हुआ, क्या बना? हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, गैसेस कंडेंस हुई और आपकी गैलेक्सीज बन गई। आज जो आपको गैलेक्सीज दिख रही हैं वो इस तरीके से बनी, ठीक है, इस तरीके से बनी। अब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे हमारे अर्ली अर्थ के ऊपर। आपको पता है अर्ली अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर तो था नहीं, तो बेसिकली क्या था? हम बोलते हैं ना अर्ली अर्थ वॉज अ बॉल ऑफ फायर। क्या था बच्चों? बॉल ऑफ फायर। आई मूव टू दिस साइड एंड आई ऑल्सो मेक माई सेल्फ छोटू सो दैट आपको हर एक चीज अच्छे से दिखे। तो क्या बोलते हैं हम कि जो अर्थ था हमारा वो क्या था? बॉल ऑफ फायर था। तो भाई क्या था? भाई ऐसा बोलते हैं कि इट वॉज कवर्ड बाई मोल्टन मास। पिघला हुआ जो लावा सा रहता है ना आपका, उससे कवर था। अब सोचो वो इतना ज्यादा खौलता हुआ, ठीक है, बहुत गरम गरम चीज थी, तो उसमें से कुछ भाप वाप तो निकलेंगी, कुछ गैसेस वैसेस निकलेंगी। कौन सी गैसेस थी? वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी गैसेस थी उस टाइम पर। अब देखो जो वाटर वेपर्स थे उन्होंने किसके साथ, अब आपकी यूवी रेस तो आ ही रही है, सन सूरज देवता तो थे ही, तो यूवी रेज आई उसके ऊपर पड़ी, तो क्या बन गया आपका? हाइड्रोजन बन गया और ऑक्सीजन गैस बन गया। अब ऑक्सीजन ने क्या करा?
ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा किसके साथ, अमोनिया और मीथेन के साथ, जो ऑलरेडी आपके अर्थ में था, प्रेजेंट था, ठीक है जी। चलो अब इससे क्या बना, इससे CO2 बन गया, वाटर बन गया, और कुछ और चीजें भी बनी, कुछ और कंटेंट्स भी बने। ये जो कंटेंट्स बने ना, यही आगे जाके आपके बायोमोलिक्यूल्स बनाने वाले हैं, जिससे जो हम बोलते हैं ना कि अर्थ के ऊपर लाइफ का पहला साइन कब देखा तुमने, वो यही होने वाला है। चलो अब भाई पानी, जो वाटर वेपर था, कंडेंस हुए, तो वो किसके फॉर्म में नीचे आएंगे, पानी, मतलब बरसात हुई। अब जो बरसात हुई तो अपने अर्थ के ऊपर जो बहुत सारे डिप्रेशन से ना गड्ढे बने हुए थे बहुत बड़े बड़े, वो भर गए, तो वो बड़े बड़े गड्ढों को हमने क्या बोला, ओशियंस बोला, या फिर हम उसको हॉट डाइल्यूटेड सूप भी बोलते हैं, या फिर हम उसको हेल्डेन सूप भी बोलते हैं, राइट बच्चे। और ओजोन लेयर भी बन गया। अब तुम देख रहे हो कि कुछ काम तो हो रहे हैं जिंदगी को लाने के लिए, है ना। ओजोन भी बन गया, आपको यूवी रेज से प्रोटेक्शन मिल गया, और आपके पास पानी भी आ चुका है। तो लाइफ हम बोलते हैं ना, पहली बार कहाँ पे ओरिजिनेट हुई, पानी में ओरिजिनेट हुई थी। तो चलो ओरिजिन ऑफ लाइफ देखते हैं। तो बोला जाता है कि लाइफ पहली बार अपेयर हुई थी कहाँ पे, पानी में हुई थी, लेकिन कितने टाइम पे कितने साल पहले, 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले। अब यहाँ पे 3 चीजें आपको समझनी है। एक तो लाइफ कब अपियर हुई थी, एक पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म कब आया था, 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले, ठीक है। एक आपका फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म कब आया था, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये, अब इन तीनों में क्या फर्क है समझो। लाइफ अपियर होना मतलब बच्चे, जो आपके जो लाइफ के लिए केमिकल्स चाहिए होते हैं वो कब आने शुरू हुए, वो बायोमोलिक्यूल्स कब बने, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कब बन गए थे, 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले बन गए थे, क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जब ये आपके बायोमोलिक्यूल इकट्ठा होके साथ आ गए, ठीक है, इकट्ठा होके साथ आ गए, माने कि जो आपके आरएनए थे, जो आपके क्या कहते हैं प्रोटीन थे, या फिर लिपिड्स थे, पॉलीसेकेराइड्स थे, वो साथ आ गए, एंड एक लिपिड का लेयर में ये सब इकट्ठे हो गए, ठीक है। उसको हमने बोला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। इट वाज नॉट सेल, वो सेल नहीं था, तो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था, 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले आता है, जिसको हम प्रोटोबायोंट बोलते हैं, विच आर आल्सो नोन एज द प्रिकर्सर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। या फिर बच्चे हमारे पास एक क्वेसरवेट्स भी थे जिनको हम प्रोटोसेल्स बोलते हैं। दीज वर नॉट, इनको आप ऐसे समझिए कि जो सेल बनने वाला है ना प्रोकैरियोटिक, उसके ये प्रिकर्सर्स हैं, उससे पहले ये बना, फिर एवोल्यूशन हुआ तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल बना, या फिर पहला सेल बना, या फिर पहला सेलुलर लाइफ बना। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तीनों में क्या फर्क है, ठीक है, वेरी गुड, ओके जी। नाउ अब ये कब बना, 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले आपके पास पहला सेलुलर लाइफ बन गया था, जो किसमें, पानी में ही अराइज हुआ था। ये क्या है, पहला सेलुलर लाइफ क्या है बच्चे, दैट इज योर प्रोकैरियोट। और कौन सा था अभी बताती हूँ तुम्हें। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास ये सारी चीजें थी ना, हमारे पास मीथेन था, अमोनिया था, वाटर वेपर्स थे, हाइड्रोजन था, ठीक है जी। लाइटनिंग हुई, बिजली कड़की, ठीक है जी, ओके। अब क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए। तो लाइफ का ओरिजिन आपको देखना शुरू हो गया। तो क्या बना, जैसे कि सिंपल आपके शुगर बन गए, देन अमीनो एसिड्स बन गए, फैटी एसिड्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड बन गए, बेसिकली मोनोमर्स बोल सकते तुम बन गए। फिर उसके बाद बच्चे थोड़ा और इवॉल्व हुआ, तो क्या बन गए, पॉलीसेकेराइड्स बन गए, प्रोटीन्स बन गए, लिपिड्स बन गए, डीएनए, आरएनए, वैसे पहले आरएनए देन डीएनए, ठीक है, पहले आरएनए देन डीएनए। देन बच्चे मैंने क्या बोला, ये इकट्ठा हो गए एक लिपिड के लेयर में, तो इसको मैंने प्रोटोबायोंट बोल दिया। अच्छा, अब इससे इवॉल्व होके हमारा पहला सेल बना, विच वॉज ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक। लेकिन क्या था, क्या वो अपना खाना खुद बना पाता था, नहीं, वो क्या था, एक हेटेरोट्रॉफ था। बेसिकली वो क्या था, एक हेटेरोट्रॉफ था, एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ। और उसके बाद क्या आए, एनारोबिक कीमोऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। एक्चुअली पहले कीमोऑटोट्रॉफ्स ही आए थे आपके, एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स आ गए बच्चों। फिर आपके ये क्या करते हैं, एनऑक्सीजेनिक का मतलब है कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। अब कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा है, तो मेरे पास ऑक्सीजन तो नहीं आएगी। लेकिन बच्चे देखो, अब क्या हुआ, इनसे अपना इवॉल्व हुआ साइनोबैक्टीरिया, जो क्या था, ऑक्सीजेनिक, उसने अर्थ को ऑक्सीजन से भरना शुरू करा, एंड तब हमारे पास उसके बाद बने यूकैरियोटिक सेल। राइट, दिस इज द पूरा फ्लो चार्ट है कि कैसे कैसे कौन सी चीज आई होगी। ऑब्वियसली ऑल आर थियरीज, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए ना कि हमारी किताब में क्या बोला हुआ है।
अच्छा, अब और भी थियरीज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं करेगा कि ये वाली थियरी ठीक है, ये वाली थियरी ठीक है। दिस इज जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि भाई हमें नीट का पेपर क्रैक करना है। चलो जी, स्पेशल क्रिएशन थियरी। अब ये जो थियरी थी ये बोलती थी कि भाई तथास्तु बोल के सारा का सारा संसार बन गया था, ठीक है। सारी अर्थ ऐसी क्रिएट हुई थी, कोई ऐसा नहीं कि पहले ही आया था बाद में ही आया था, ओके। और बोलते हैं कि 4000 साल पुरानी आपकी अर्थ है। बच्चे बिल्कुल, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। आपकी अर्थ 4000 साल पुरानी नहीं है। हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का कि आपकी अर्थ 4000 साल पुरानी तो नहीं है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आपकी अर्थ बन गई थी। देखो 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 देखो, ठीक है, हमारे पास इसका प्रूफ है, ठीक है जी। चलो, अब एक जो थ्योरी है आपकी वो है पेंस्पर्मिया या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है। अब इसके ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो लाइफ है ना वो आउटर स्पेस से आई है, मतलब कहीं और भी लाइफ थी और वहाँ से हमारे पास लाइफ आ गई। और वो जो लाइफ के छोटे छोटे से मैं बोलूँगी यूनिट्स थे, उनको हमने स्पोर्स बोला। उनको हमने क्या बोला? स्पोर्स। तो इनको कौन सपोर्ट करता था? एस्ट्रोमर्स सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, है ना। और अर्ली ग्रीक थिंकर्स भी इस बात को मानते थे कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन बच्चे, अगर ऐसा ही हुआ है देन अगेन द क्वेश्चन इज कि वहाँ पे पहली लाइफ कैसे आई? बात तो वही है ना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये क्या बोलते हैं कि भाई लाइफ ना क्या कहते हैं, जो ए बायोजेनेसिस से आई है, मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उससे आई है, ठीक है। जैसे कि जो मिट्टी थी वो सूरज में तप तप के या फिर सड़ सड़ के चीज़ें, उससे क्या बन गया? नाइल की मिट्टी से क्रोकोडाइल बन गया, या फिर जो रॉटिंग मैटर है उससे भी कोई लाइफ बन गई। नाउ ये जो थियरी थी ये डिस्प्रूव कर दी किसने? लुई पैस्चर ने। कैसे? उन्होंने, अब अगली थियरी इन्हीं की है, दैट इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये किसने दी थी? ये दी थी लुई पैस्चर ने। इन्होंने बोला कि लाइफ ना लाइफ से ही आती है। इन्होंने सही बोला, लेकिन वो जो पहली लाइफ थी वो कहाँ से आई वो हमें नहीं पता। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। जो स्वान होती है आपकी, उसकी कैसी गर्दन कैसी होती है? एकदम बहुत ही पतली सी और ऐसे से होती है ना, इस तरह की, इस तरीके से होती है गर्दन। तो वैसे ही इसकी गर्दन थी, ऐसी सी। अब हमने इन फ्लास्क को क्या कर लिया? स्टरलाइज कर लिया, मतलब इसको हमने बहुत अच्छे से वॉश करके ऑटोक्लेव कर लिया, और इसमें कोई भी, मैं बोलूँगी कुछ भी लाइफ के साइन नहीं थे, सब माइक्रोब्स वगैरह सब मर चुके हैं। तो हमने इसको स्टरलाइज कर लिया था। इसके अंदर हमने मरी हुई यीस्ट डाल दी, इसके अंदर हमने मरी हुई यीस्ट डाल दी विद थोड़ा बहुत, आप बोल सकते हो कि सोर्स ऑफ कार्बन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अब हमने क्या देखा? बिकॉज ऑफ दिस स्वान नेक, जो बाहर वाली एयर थी वो यहाँ पे नहीं जा पा रही थी, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको तोड़ दिया, दूसरे सेटअप में हमने क्या करा? इसको तोड़ दिया। एक सेटअप हमारा ये था, एक ये था, इसको तोड़ा हुआ, उसमें क्या था? नेक्स्ट जो था वो टूटा हुआ था। अब यहाँ ये तो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आ गया। अब हवा में तुम्हें पता है, हवा में तो बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया के होते हैं, फंगस के होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि लाइफ उत्पत्ति हो गई लाइफ की, यहाँ पे लाइफ अराइजेस, इधर कोई लाइफ नहीं आई। इसको लेके लुई पैस्चर ने बोला कि लाइफ लाइफ से ही अराइज होती है। ओके, तो हमारे पास एक और थ्योरी है जो कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड है, दैट इज ऑपरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अब एक तो पहला क्वेश्चन इस पे ये भी पूछा जाता कि इनमें से कौन, ये कहाँ से, कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? तो ऑपरिन रशियन एंड हेल्डेन इंग्लैंड से, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि पहले ए बायोजेनेसिस होता है, पहले नॉन लिविंग चीज़ों से ही लाइफ को कंटिन्यू कर लिया, लाइफ को बनाने वाली चीज़ें बनती हैं, फिर बायोजेनेसिस होता है। ये बात काफ़ी लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग एंड देन वो लिविंग पे जाएगा, देन बायोजेनेसिस। तो पहले ए बायोजेनेसिस देन बायोजेनेसिस। तो बोल रहे हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन हॉट डाइल्यूटेड सूप, वही जो बारिशें हुई थी, पूरे के पूरे जो आपके ओशन से भर गए थे। अब उस टाइम पे भी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था अर्थ का, करेक्ट, ठीक है। तो इसको हमने बोला हॉट डाइल्यूटेड सूप या फिर हेल्डेन सूप, राइट जी। इसमें बोल रहे हैं कि केमिकल्स ने इंटरैक्ट करा और पहली लाइफ का साइन हमें मिल गया, जैसे कि जो प्रोटोबायोंट हमने देखे थे, फिर पहला सेल बन गया, राइट। अब इसको प्रूव किसने करा? दिस वाज प्रूव बाय मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको किसने प्रूव करा बच्चे? मिलर्स के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि उन्होंने वही कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश करी जो कि अर्ली अर्थ पे थे। मतलब इन्होंने, ये देखो, ये आपका स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है इस चेम्बर में, तो यहाँ पे हमने वो सारी गैसेस लिख ली जो आपके अर्ली अर्थ के ऊपर थी। कौन सी थी? वाटर वेपर थे, यू हैड मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इन सबको यहाँ पे रख दिया, ओके जी। वाटर वेपर यहाँ से आ रहा था, ये जो बॉइलिंग वाटर है ना, यहाँ से वाटर वेपर आ रहा था, और हमने वैक्यूम क्रिएट करा है क्योंकि हमारा जो जो हमारा उस टाइम का अर्थ का हालात था वो कैसा था? ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमें, कुछ और नहीं चाहिए, तो ये गैसेज ही थी बस।
अच्छा जी, और देखो यहाँ पे हम स्पार्क डिस्चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे लाइटनिंग हुई थी, हमने यहाँ पे खुद से स्पार्क दे दिया। 800 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये चलाया, कितने दिन, 18 दिन तक चलाया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे देख रहे हो तुम, कंडेंसर भी है, तो यहाँ से जो भी चीज़ बन रही थी उसको हमने कंडेंस करा और यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। तो हमने इसको चेक करा, इसका एनालिसिस कराया, इसका केमिकल एनालिसिस कराया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं, जैसे कि एलानिन, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, जैसे कि ग्लाइसिन। दीज वर ऑल अमीनो एसिड। तो देखो बच्चे, अगर ऐसे अमीनो एसिड बन सकते तो अर्ली अर्थ पे भी बने होंगे, है ना, अर्ली अर्थ पर भी बने ही होंगे, राइट। चलो आगे देखो। सो ये बात थी मिलर्स एक्सपेरिमेंट की। तो हमने सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स भी करे, उसमें हमने शुगर बनाया, नाइट्रोजनस बेसिस बनाए, उसमें हमने पिगमेंट्स भी बना लिए, फैट्स भी बना लिए, और जो भाई हमारे धरती के ऊपर हमले हुए हैं, ठीक है, स्पेस से मेटेराइट्स जो आए हैं, उनका भी हमने एनालिसिस करा, तो सेम कंपाउंड्स हमें मिले। तो इसका मतलब है कि सिमिलर प्रोसेस हो रहा है कहीं स्पेस पे, जो कि हम कोशिश तो कर रहे हैं जानने की, जान भी जाएंगे यार, जान भी जाएंगे, है ना। तो एविडेंसेस क्या है एवोल्यूशन के, कि एवोल्यूशन हुआ है। बहुत सारे लोग नहीं मानते, बट इट इज ओके यार, जिसको जो मानना है उसको मानने देना चाहिए ना, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना नीट के लिए। चलो आ जाओ, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या है। पहला एविडेंस है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब जो फॉसिल्स हैं हमारे पास। सो फॉसिल्स जो है ना, वो क्या है, प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। अलग अलग तरह के फॉसिल्स होते हैं आपके, कई जगह पे आपको बोन मिल जाती है, कहीं पे इंप्रेशन मिल जाता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम इसकी एज कैसे देखते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग से देखते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉसिल का जो एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, दैट इज आर्क्योटेरिक्स। आर्क्योटेरिक्स क्या था, इसको बोला जाता है कि डायनासोर को बिलोंग करता था, लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स थे वो कैरेक्टर्स किसके जैसे थे बच्चे, इसके कैरेक्टर्स बर्ड्स के जैसे भी थे। तो हम बोलते हैं दिस इज लाइक इसको हम मिसिंग लिंक बोलेंगे, ठीक है, लिंक था तुम्हारे रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, लेकिन क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है तो मिसिंग लिंक बोल देते हैं हम इसे। अब ये रेप्टाइल के फीचर्स क्या थे, इसके पास जॉज थे जिसमें दांत थे, ठीक है, इसके पास फिंगर्स थी जिसमें क्लॉज थे, और बर्ड के जैसे फीचर्स क्या थे भाई, इसके पास क्या थे, फेदर्ड विंग्स थे, ठीक है जी, और इसके पास बीक भी थी। तो हम इस चीज से बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन तो हुआ था, ऐसे कैसे इसके पास दोनों के कैरेक्टर आगे, बोल सकते हैं ना बच्चों। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस किसने प्रोवाइड करा था, इट वॉज प्रोवाइडेड बाई अर्न्स्ट हैकेल। इन्होंने बोला कि जब कोई क्या कहते हैं, जो वर्टिब्रेट्स है ना, जो वर्टिब्रेट्स है, जब वो एम्ब्रियोलॉजी चल रही होती है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो वो ना जो बाकी के जो अपने ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के, उन सब की तरह उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कभी वो शायद फिश के जैसा लगेगा, कभी वो शायद रेप्टाइल्स के जैसा लगेगा। इन्होंने ऐसा बोला कि वो हर स्टेज से गुजरता है, लेकिन भाई डिसप्रूव कर दिया किसने, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने डिसअप्रूव कर दिया। क्यों, उन्होंने बोला कि एम्ब्रियो कभी भी सारी की सारी एडल्ट स्टेजेस से नहीं गुजरता, नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स, भाई ऐसा नहीं होता है। उन्होंने किसी में देख लिया होगा, इन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है, तो ये नहीं मानी जाती है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें हम होमोलोगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। अब होमोलोगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, होमोलोगस का मतलब है सेम, ठीक है, सेम ऑरिजिन। जब आपका ऑरिजिन सेम हो रहा है, इसका मतलब बच्चे कि आपका एंसेस्टर सेम है, ये एंसेस्टर है, लेट मी जस्ट मेक इट हियर, ये आपके एंसेस्टर हैं, और इन्होंने 3, 4, 5 चीज़ें इन्हीं से बन गई, 3, 4 स्पीशीज इन्हीं से बन गई। तो हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ये होमोलोगस ऑर्गन हो गए। ऑरिजिन सेम है, ठीक है, एनाटॉमी सेम है, लेकिन फंक्शन अलग हो गई। जैसे कि जो व्हेल है भाई, वो अपने 4 लिम्स किस लिए यूज कर रही है, स्विमिंग के लिए। बैट किस लिए यूज कर रहा है, उड़ने के लिए। तुम किस लिए यूज कर रहे हो, तुम बहुत सारे काम के लिए यूज कर रहे हो, तुम नाचने के लिए यूज करते हो, लिखने के लिए यूज करते हो, ठीक है, दूसरों को ऐसे पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हो, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे चीता है, वो दौड़ने के लिए यूज कर रहा है। तो आप यू बिलोंग टू मैमल्स ना, तो आपका एनाटॉमी, आपका ऑरिजिन तो सेम है, बट आपके फंक्शंस अलग हो गए, तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है जी। तो सिमिलर है जी ऑरिजिन में, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। और ये एवोल्यूशन कौन सा करवाता है, डाइवर्जेंट। देखो यहाँ पे अगर एक ही इंसेस्टर है और वो अलग अलग, मतलब अब आपकी जरूरतें अलग अलग थी, तो उसके कारण आपने अडेप्ट कर लिया खुद को, तो क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज होते हुए दिख रहे हैं, यस। अब आ जाओ तुम एनालॉगस पे, इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, लेकिन फंक्शन सेम होता है। जैसे कि देखो, मान लीजिए ये बैट है, उड़ता है, पंख इसके उड़ने के काम आ रहे हैं, लेकिन ये मैमल्स हैं, ठीक है। बर्ड्स के पंख उड़ने के काम आ रहे हैं, लेकिन वो बर्ड्स हैं। इंसेक्ट के पंख उड़ने के काम आ रहे हैं, लेकिन वो इंसेक्ट है। तो यार ऑरिजिन तो अलग हो गया, लेकिन
अडेप्ट कर लिया, काम सेम हो गया, फंक्शन सेम हो गया, सो दैट इज एनालॉगस। और ये कैसा लग रहा है तुम्हें, एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं सब, इसलिए कौन सा एवोल्यूशन कराता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन करवाता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन करवाता है। इसको कैसे याद करा जाएगा, ऑल कम, ठीक है, इसको मेरा जो ट्रिक है दैट इज ऑल कम। ए स्टैंड्स फॉर योर एनालॉगस एंड सी स्टैंड्स फॉर कम, तो सारे के सारे एक जगह आ जाते हैं, तो इसलिए कन्वर्जेंट। और ये क्या है, हम हुए दूर, हम हुए दूर, मतलब अब सब दूर हो रहे हैं ना, देखो दूर हो रहे हैं, तो हम स्टैंड्स फॉर होमोलोगस, दूर स्टैंड्स फॉर डाइवर्जेंट। ऐसा मेरा तरीका है याद करने का, बाकी आपका जो भी है आप वही यूज करिएगा, कुछ नया तरीका अभी मत आजमाइएगा, मैं बोल रही हूँ ये बात तुम्हें। अरे यार मैं कहाँ उड़ गई हूँ, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। अब होमोलोगस एंड एनालॉगस के ऊपर जो एग्जांपल्स है उन पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा और इधर हो जाते हैं ना, उड़ो मत उड़ो मत उड़ो मत उड़ो मत, हाँ इन पे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑर्गन किस चीज का एग्जाम्पल है। होमोलोगस का एग्जाम्पल है थॉर्न्स ऑफ बुगनविलिया, टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिट्स। कैसे ये एग्जाम्पल हो सकता है मैम, थॉर्न्स और टेंड्रिल्स, क्योंकि ये सेम स्ट्रक्चर से बने हैं, दैट इज स्टेम, एक्सिलरी बड से बने हुए हैं दोनों के दोनों, इसलिए, लेकिन काम अलग है। थॉर्न्स का काम होता है प्रोटेक्शन में, डिफेंस में, टेंड्रिल्स का काम होता है सपोर्ट में, क्लाइंब करने में। फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता, अभी एग्जाम्पल दिया था। वर्टिब्रेट्स का ब्रेन और हार्ट, वर्टिब्रेट्स का जो ब्रेन है और जो हार्ट है ओरिजिन सेम है, लेकिन क्या जो मेरा ब्रेन है और मैं बोलूंगी कि जो बर्ड्स का ब्रेन है वो ठीक सेम काम करेगा क्या, नहीं। जो मेरा हार्ट है और जो तुम्हारे क्या बोलते हैं रेप्टाइल्स का हार्ट है वो सेम काम करेगा क्या, नहीं। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ तुम एनालॉगस पर, जहाँ पे फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर का ओरिजिन अलग होगा। स्वीट पोटैटो इज अ रूट एंड पोटैटो इज अ स्टेम, लेकिन काम सेम है, स्टोरेज का काम क्या है, स्टोरेज का काम सेम कर रहे हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, काम सेम है, ओरिजिन हमारा दोनों को अलग है, ये मोलस्का है, आप मैमल्स हैं। विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, ठीक है जी, अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं लेकिन काम एक कर रहे हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ठीक है जी, तो ये तो आ गई आपकी मैमल और ये आ गया आपका बर्ड, तो अलग है ना। आ जाओ अब अगला देखते हैं हम, अडेप्टिव रेडिएशन। ये क्या होता है, अडेप्टिव रेडिएशन इज कि एक सेम एंसेस्टर था, ओके, तो एक जगह पे वो रह रहा था, ओके। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल था यार, एक स्पीशीज थी, उसके बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे, वो एक जगह पे रह रहे थे। अब क्या हुआ, उनमें से कुछ ने कुछ आसपास का थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, कोई उधर चला गया, कोई वहाँ चला गया, कोई यहाँ चला गया, ऐसे ऐसे करके मतलब ये थे यहाँ पे थे, एक इधर चला गया, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। अब जहाँ ये गए होंगे वहाँ पर कंडीशंस अलग होंगे, एनवायरनमेंट अलग होगा, खाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अलग होगी, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ अलग होगा, उसके हिसाब से इनको अडेप्ट भी करना पड़ेगा। तो जब आप अडेप्ट करने के चक्कर में अपने आप को डिफरेंट बना रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, दैट इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन। ये देखो, लेकिन इसमें क्या है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो और ऐसा लग रहा है ना कि आप एक पॉइंट से रेडिएट हो रहे हो, लग रहा है ना, इट सीम्स लाइक यू वन पॉइंट एंड लाइक द स्पीशीज स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड लिटरली रेडिएट टू अदर एरियाज, सो दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन। एग्जाम्पल्स क्या है, डार्विन की फिंचेस, गैलापागोस आइलैंड पे बोलते हैं कि एक ही फिंच थी, एक ही बर्ड की स्पीशीज थी जिससे 14 फिंचेस बन गई, 14 डिफरेंट स्पीशीज बन गई। क्यों बनी, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरिया एक्सप्लोर करा, वो अलग अलग जगह पे चली गई गैलापागोस आइलैंड में। और कुछ क्या बन गई बच्चे, कुछ बन गई इंसेक्टिवोरस, कुछ बन गई वेजिटेरियन। ये ओरिजिनली क्या थी, सीड ईटिंग बर्ड्स थी, तो जिसको जहाँ पे जो चीज़ मिली उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बीक को अडेप्ट कर लिया। फोटो भी आता है ना एनसीईआरटी में, वो इसी का है। अब आ जाओ तुम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स पे। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की अगर मैं बात करूँ तो जो आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं ये भी क्या शो कर रहे हैं बच्चे, अडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन शो कर रहे हैं, टेस्मेनियन वुल्फ है, टाइगर कैट है, बैंडेड एंट ईटर है, मार्सुपियल रैट है, कैंगरू है, वोम्बैट है, बैंडिकूट है, कोआला है, मार्सुपियल मोल है, शुगर ग्लाइडर्स है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बोलेंगे कि जब बहुत सारे अडेप्टिव रेडिएशन हो जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। इसका क्या मतलब हुआ मैम, देखो देखो बच्चे, यहाँ से कोई चीज़ इधर गई, ठीक है, फिर दूसरा एक और एरिया था, दूसरा कोई और रीजन था, वहाँ पर भी अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, वहाँ पर भी क्या हुआ, अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, ऐसे 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 करके, ठीक है। लेकिन तुम एक बात देखो कि इस एरिया में अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, यहाँ पे भी अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, तो कुछ ऑर्गेनिज्म एक कॉमन जगह पे आ गए,
कुछ ऑर्गेनिज्म एक कॉमन जगह पे आ गए, और जब एक कॉमन जगह पे आप आ रहे थे उसको मैं क्या बोल रही थी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोल रही थी। क्या बोल रही थी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोल रही थी। अब आप ये भी सोचोगे मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड एडेप्टिव रेडिएशन। मैम डाइवर्जेंट में भी तो ऐसे ऐसे ही जा रहे थे सब, है ना। और मैम ये अडेप्टिव रेडिएशन जो आपने बताया, कहाँ गया, ये रहा, चलो इसको ही मान लो, इस ब्लू वाले को मान लो कि मैम ये जो अडेप्टिव रेडिएशन बताया इसमें भी तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये भी तो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल हो सकता है। नहीं, यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप दूसरे एरिया में जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हो, तो आपका एवोल्यूशन हो रहा है। डाइवर्जेंट के केस में ऐसा नहीं होता। डाइवर्जेंट के केस में बहुत टाइम के बाद आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपका एवोल्यूशन हो रहा है। यू आर नॉट मूविंग टू अ डिफरेंट एरिया, ऐसा नहीं है। उसमें एडेप्टिव रेडिएशन जल्दी होता है क्योंकि वो एरिया किसी अलग एरिया में चले गए तो आपका एवोल्यूशन हो गया। लेकिन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, वो टाइम के साथ हो रहा है कि बीतते हुए टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपके अंदर शायद कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो एक नई स्पीशीज बन गई, इवॉल्व हो गए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अडेप्टिव एंड योर डाइवर्जेंट। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि जब बहुत सारे आपके 3-4 अडेप्टिव रेडिएशन हो जाते हैं तो क्या हो रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक जगह पे आ रहे हैं। जब एक जगह पे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चे ये एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, जिसमें मोल मार्सुपियल मोल है, ठीक है, एंटीटर, नम्बैट, इनके जो कैरेक्टर्स है ना वो आपको सिमिलर से लगेंगे। माउस मार्सुपियल माउस है, लेमर स्पॉटेड कस्कस है, फ्लाइंग स्क्विरल है, फ्लाइंग फेलेंजेस, बॉबकैट है, टस्मेनियन टाइगर, वॉल्फ है, टस्मेनियन वॉल्फ। ओके, अब आ जाओ तुम थियोरीज फॉर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। सबसे पहली थियरी हम पढ़ेंगे लमार्क्स थियरी, विच इज नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन उन्होंने क्या बोला था वो हम जरूर सुनेंगे, हम सुनेंगे जरूर, है ना। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन इन्होंने बोला था। तो इन्होंने बोला कि जैसे जो स्नेक है उसकी टांगे नहीं होती, क्यों, उसने यूज ही नहीं करी, ठीक है, वो तो रेंगता है तो उसकी टांगे चली गई इनके अकॉर्डिंग। ओके, इन्होंने बोला कि जो जिराफ होता है उसमें नेक लंबी क्यों होती है, क्योंकि उसने उसको बहुत यूज करा पत्ते खाने के लिए, इसलिए लंबी हो गई। अच्छा, ठीक है। देन इन्होंने एक चीज बोली, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो बच्चों, ये तो फिर भी तुम शायद किस केसेस में हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक बैठ सकता है किसी केसेस में, लेकिन ये किसी भी केस में ठीक नहीं बैठता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब है कि भाई मैंने बहुत बॉडी बिल्डिंग करके बहुत बढ़िया एकदम डोले शोले बना लिए, ठीक है, तो मतलब ये बात हुई कि मैं सोचूंगी कि जो मेरा बच्चा आगे हो रहा है वो भी मतलब पैदा होते बस उसके भी डोले शोले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ मैंने एक्वायर करी है, जो स्किल मैंने सीखा है, ठीक है, मे बी मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आगे मेरी जनरेशन भी बहुत अच्छा नृत्य करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का नहीं होता है, ठीक है जी। चलो, अब दूसरी जो थ्योरी थी दैट वाज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच वाज गिवन बाय डार्विन। ओके जी, ये तो मानी जाती है। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा जाता था कि इन्होंने ये क्या कहते हैं जो एक्सप्लोरेशन करा था, जो एक्सपीडिशन पे ये गए थे, कौन सी शिप में गए थे, तो दैट वाज हर मेजेस्टी शिप बीगल। कहाँ गए थे, गैलापागोस आइलैंड पे गए थे। अच्छा जी, इन्होंने बोला कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करती है, विच इज़ ट्रू। मतलब माने इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है वैसे वैसे हमारे पास अलग अलग प्लांट, अलग अलग एनिमल्स आए हैं, ठीक है। तो ये तो बात सही बोली इन्होंने। डार्विन वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस। इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर थियोरी दी थी, मैल्थीजियन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन दी थी, तो ये काफ़ी प्रभावित हुए उनकी बातों से। अब उन्होंने क्या बोला था, मैल्थस ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है प्रोवाइडेड आप अगर रिसोर्सेज दे रहे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे खासे रिसोर्सेज दे रहे हो तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगा। मतलब अगर सारी चीज़ें फेवरेबल हैं आपके लिए, इफ़ यू आर अ सुपीरियर स्पीशीज, राइट। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली, लेकिन आप एक हद तक ही पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होंगे। तो जब तक उसको सब कुछ सही मिल रहा है वो ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली, लेकिन फिर हम बोलते हैं ना एसिम्प्टोट आ जाता है। तो ये बोलते हैं कि नेचर कीप्स कंट्रोल, नेचर कंट्रोल रखता है, नेचर को पता है कि अब बस इससे आगे ये वाले एनिमल या ये वाले प्लांट नहीं बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ लिमिटेड होते हैं। तो ये सारी बातें तो वैसे सच हैं, सही हैं। अब डार्विन ने भी अपनी स्टडीज करी, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, उसके बेसिस पे उन्होंने डार्विन्स पोस्टुलेट दिए। उन्होंने बोला कि कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग
कैरेक्टर्स आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। उन्होंने बोला जो वेरिएशन है वो छोटी हैं, दे आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। अब देखना, तुम जरा देखना, जो डार्विन के पोस्टुलेट थे और जो ह्यूगो डिवेरिस ने बोला था, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। चलो देखते हैं। एवोल्यूशन, उन्होंने बोला ग्रेजुअल प्रोसेस है। चलो ये बात ठीक है कि आराम आराम से हो रहा है। वेरिएशंस उन्होंने बोला हेरिटेबल है। क्या सारी वेरिएशन हेरिटेबल होती हैं? नहीं। उन्होंने बोला कि अगर बेटर रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना तो ज़्यादा प्रोजेनी बनेगी। सेम दैट वाज द पॉइंट विच वाज टेकन फ्रॉम मैल्थ्यूसियन थ्योरी, ठीक है, कि अगर ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज है तो ज़्यादा प्रोजेनी बनेगी, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, मतलब वो ज़्यादा फिट होगा, मतलब वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा। अच्छा, ये बात हो गई। अब आगे बढ़े। दो की कॉन्सेप्ट थे डार्विन की थ्योरी के। वो क्या थे? उन्होंने बोला कि एक तो ब्रांचिंग डिसेंट है, एक नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन को हम अभी देखेंगे, पहले ब्रांचिंग डिसेंट समझ लो। व्हाट इज ब्रांचिंग डिसेंट? उन्होंने बोला कि लेट अस से, मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ तुम्हें, लेट अस से दिस इज स्पीशीज ए। स्पीशीज ए से हम बोल रहे कि इवॉल्व हुई स्पीशीज बी एंड सी, ठीक है। तो उसके अब देखो ब्रांचिंग हुई ना, एक स्पीशीज से दो स्पीशीज बन गई, तीन भी बन सकती है, ब्रांचेज हुई ना। फिर सी से हमने देखा कि डी और ई भी बन गई, तो ब्रांचिंग हो रहा है ना बच्चे, डिसेंट हो रहा है ना, ब्रांच करके डिसेंट हो रहा है ना। ओके, अब हम बात करेंगे, देखो नेचुरल सिलेक्शन मैं अभी करवाऊंगी, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, उसको हम करेंगे। म्यूटेशन थ्योरी विच वॉज गिवन बाय ह्यूगो डिवेरिस, इनकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा अलग थी डार्विन की थ्योरी से। ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे, इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पे काम करा था, विच वाज द नेम ऑफ द प्लांट, एक्सपेरिमेंट वाला जो इनका प्लांट था। इन्होंने बोला कि म्यूटेशन से नई स्पीशीज बनती है। सो ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने म्यूटेशन की बात करी, एंड ही वॉज ऑल्सो अ फर्म सपोर्टर ऑफ मेंडल्स वर्क, ठीक है। चलो, तो इन्होंने बोला म्यूटेशन से नई स्पीशीज बनती हैं, और म्यूटेशन कैसी हो सकती हैं? म्यूटेशन कैन बी लार्ज। डार्विन ने क्या बोला था? स्मॉल होंगी वेरिएशंस, म्यूटेशन एक तरह से वेरिएशंस ही लाएंगी। तो इन्होंने बोला लार्ज हो सकती हैं, सिंगल स्टेप हो सकती हैं। डार्विन ने बोला था ग्रेजुअल है, रिमेंबर दैट, ग्रेजुअल है, आराम से हो रहा है। इन्होंने बोला एकदम से भी एवोल्यूशन हो सकता है, और उसको हम क्या बोल देते हैं? सैल्टेशन। वो जो लार्ज सिंगल स्टेप म्यूटेशन होगी उसको हम बोलेंगे सैल्टेशन, राइट बच्चों। इन्होंने बोला रैंडम है, डार्विन ने बोला था डायरेक्शन है उसकी। लाइक डार्विन वॉज लाइक कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ इसके बाद ये, इसके बाद ये। इन्होंने बोला वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, इट इज रैंडम, इट इज डायरेक्शन लेस, सडन है, स्टोकैस्टिक है, ठीक है। तो अब तुम डिसाइड करो किसकी बात सच है, किसकी बात सही है। एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब ये सब अगर कम नहीं था तो हमने भी कंट्रीब्यूट कर दिया एवोल्यूशन में, जबरदस्ती। हमने क्या बना दिए? हम एंटीबायोटिक खाने लग गए बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, नए स्ट्रेन बन गए बैक्टीरिया के। हमने जी हर्बिसाइड स्प्रे कर दिया, जो अपने जो खेत होते हैं उसमें कहीं कोई और फसल ना उगाए, कोई और प्लांट ना उगाए, तो अब आपके जो ये हर्ब्स थे, ये प्लांट थे, वो रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है। हमने जी पेस्टिसाइड स्प्रे करना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ पे चूहे ज़्यादा आ जाते हैं, चलो इनको मारने के लिए स्प्रे कर दो, या कुछ भी, ठीक है, इंसेक्टिसाइड वगैरह भी। तो भाई अब आपके जो ये ऑर्गेनिज्म थे, ये एनिमल थे, ये भी रेजिस्टेंट बन गए, एक नई वैरायटी बना दी हमने। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑल्सो अ केस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से एवोल्यूशन होना। याद रखिएगा, ये दोनों में आ रहा है आपका नेचुरल सिलेक्शन। देखो समझो इस बात को कि कारण इसका क्या है? कारण इसका है इंसान की हरकतें, ठीक है, लेकिन किस प्रोसेस की वजह से हो रहा है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है। कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। मौत की पॉपुलेशन पे हमने ये ऑब्जर्व करा था। क्या हुआ था कि मौत थी, दो तरह की मौत थी, एक होती थी डार्क कलर की, एक होती थी लाइट कलर की। तो यार जब पोल्यूशन नहीं था, जब इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1815 के आसपास की अगर हम बात करें, तो तब जो पेड़ थे, पेड़ के जो तने होते थे, उन पे लाइकन्स ग्रो करती थी। तुम्हें पता है लाइकन्स कहाँ ग्रो करती हैं? जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है। तो लाइकन्स कैसी होती हैं? लाइट ग्रीन से कलर की होती हैं। तो सारी के सारे जो तने थे वो लाइट दिखते थे। अब उन तनों के ऊपर जब ये ब्लैक वाली, ये डार्क वाली मौत आके बैठती थी, तो बहुत एकदम दूर से ही चमकती थी, तो बर्ड्स आके उसे खा लेते थे। तो इसका पॉपुलेशन क्या था? कम था, जिसको मेलेनाइज्ड मॉथ बोलते हैं, उसका पॉपुलेशन कम था। लेकिन व्हाइट अगर बैठी होती तो इतना ज़्यादा दिखती नहीं थी, तो इसका पॉपुलेशन ज़्यादा था। अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की, तो क्या हुआ?
क्या कहते हैं, पोल्यूशन बढ़ा, ठीक है, डस्ट सूट वगैरह का डेपोजिशन हो गया, लाइकन चली गई, मर गई, तो आपका जो पेड़ का तना था वो डार्क हो गया। अब वो डार्क हो गया तो वाइट वाली जब जाके बैठती थी तो आराम से दिखती थी, तो वाइट वाली अब कम हो गई और डार्क वाली दिखती नहीं थी, तो बर्ड्स उनको खा नहीं पाते थे, तो वो उनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया। लेकिन बच्चे एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी एक वेरिएंट कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि वाइट मॉथ यहाँ पर क्या कहते हैं इधर बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, और ऐसा नहीं था कि मेलेनाइज मॉथ यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, ये नहीं हुआ था। अब हम पढ़ेंगे हार्डी-वीडमर प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बोलते हैं कि एक रैंडम मीटिंग जो पॉपुलेशन है वहां पर एलील की फ्रीक्वेंसी स्टेबल होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, जितने भी एलील्स है ना उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। इन्होंने ये बात बोली, तो इन्होंने बोला जो जीन पूल है बेसिकली वो कांस्टेंट रहेगा। जीन पूल क्या है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ एलील्स हैं या टोटल नंबर ऑफ जीन्स है वो सेम रहते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होगा, बेसिकली इन्होंने ये बोला, ठीक है। अब और भी देख लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि P + Q इज इक्वल टू 1। ना व्हाट इज P? P इज बच्चे देखो आपके पास ना हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ओके, हमारे पास 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के। तो अगर मैं एलील की बात करूं तो एक इंसान के पास 2 ही एलील हो सकते हैं बच्चे, 3 नहीं हो सकते, ठीक है। एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूं, उसके पास 2 ही एलील हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, और आपके पास 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो मेरे पास डोमिनेंट होंगे दोनों, या मेरे पास दोनों रिसेसिव होंगे, या मेरे पास दोनों मतलब एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट होगा, ये 3 कंडीशन ही हो सकती हैं, चौथी तो कोई हो ही नहीं सकती हमारे पास। तो इन्होंने बोला कि जो इस एलील की फ्रीक्वेंसी है उसको हम इससे सिंबलाइज कर देंगे P से, ठीक है, जो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है। जो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है उसको हम सिंबलाइज किससे कर देंगे, Q से। और जो हेटेरोजाइगस एलील है, मतलब ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, ये वाला, इसको हम किससे सिंबलाइज कर देंगे, 2PQ, ओके। और बोला कि P + Q इज इक्वल टू 1। अब यार हम बोलेंगे कि P² की क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसकी क्या, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। पहले तो तुमने सिर्फ इसकी बात करी थी ना, अब तुम इसकी बात बताओ ना कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट की क्या फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी P²। और ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है बच्चे, गलत लिखा हुआ है, दिस इज रिसेसिव, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज रॉन्ग, ये रिसेसिव है, ठीक है, ये रिसेसिव है, ओके। तो ये जो होमोजाइगस रिसेसिव है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट विल बी डिनोटेड बाय Q²। और एक इन्होंने हमें इक्वेशन दे दी कि P² + Q² + 2PQ इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको, जैसे कि इसकी फ्रीक्वेंसी दे देंगे और पूछेंगे बट व्हाट इज Q, या व्हाट इज Q², व्हाट इज 2PQ, हेटेरोजाइगस की क्या फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपको एक पता हो आप सबकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, ओके। चलो, तो उन्होंने एक बात बोली कि ये ना इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, आइडियली 1 आना चाहिए, लेकिन अगर 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब है गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इसका मतलब है कि आपका पॉपुलेशन में क्या हो चुका है, एवोल्यूशन हुआ है, इसलिए फ्रीक्वेंसी 1 नहीं आ रही है, गड़बड़ है। तो फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं हार्डी-वीनबर प्रिंसिपल को? दीज फैक्टर्स आर जीन माइग्रेशन, मतलब इमिग्रेशन हो गया, ई माइग्रेशन हो गया, कोई हमारी कंट्री में आ गया, ठीक है, दैट इज इमिग्रेशन, कोई बाहर चला गया, दैट इज ई माइग्रेशन। और बहुत बार अगर ये हो जाए तो उसको हम जीन फ्लो बोलते हैं, बहुत बार अगर जीन माइग्रेशन हो जाए तो उसको हम जीन फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, ठीक है, चेंज हो जाना डीएनए में। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट एक छोटी सी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाना। कैसे होगा देखो, एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट, इसको समझ लेना जरा, एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट, इसको समझो। फाउंडर्स इफेक्ट क्या है? फाउंडर्स इफेक्ट ही मान लो ये है एक पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस अलील के हैं, ओके, लेकिन मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़े से डिफरेंट अलील भी हैं। अब अगर भाई इन्हीं को उठा के हम किसी और जगह पर ले गए, इन्होंने अपना खुद का अलग पॉपुलेशन बना लिया, तो एक अलग स्पीशीज बन जाएगा जिसके ये फाउंडर थे, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? फाउंडर्स इफेक्ट बोल रहे हैं। दे आर गोइंग टू फॉर्म अ न्यू स्पीशीज एंड दिस इज द ओरिजिनली डिफ्टेड पॉपुलेशन, इनको हमने फाउंडर्स बोल दिया। दूसरा बच्चे क्या है? दूसरा है बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल का नेक देखा है कैसे होता है? ऐसे पतला सा होता है, यूं पूरी बॉटल ऐसे है, बॉटल का नेक पतला सा, तो एकदम से सडनली बॉटल ऐसी थी और एकदम से पतली हो गई, कम हो गई। यही इसका मतलब है कि बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है? जब एक पॉपुलेशन में
जो साइज है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि चीता, चाहे कारण कुछ भी हो कि भाई तुमने उसको मार मार के कम कर दिया, ठीक है, हंट करके कम कर दिया, कुछ भी हो, लेकिन साइज कम हो गया। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जो मैंने बोला था ना कि भाई करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन क्या है भाई, ये प्रोसेस है जिससे जो बेटर होता है ना, जो फिट होता है वो सरवाइव कर लेता है। फिट होने का मतलब क्या है, डार्विन की लैंग्वेज में फिट होने का मतलब है कि यू आर एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ प्रोजेनी, आप बहुत सारे बच्चे पैदा कर पा रहे हो, दैट इज फिट होना डार्विन की नजर में। तो तीन तरह का है। स्टेबलाइजिंग मतलब आपके पास मीन वैल्यू के इंडिविजुअल्स नेचर सिलेक्ट कर रहा है। मान लो कि एक ग्रुप है 40 वेट वाला, एक ग्रुप है एक ग्रुप है 50 वेट वाला, एक है 30 वेट वाला, एक है 40 वाला। तो 40 वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं ऐसे, ठीक है। डायरेक्शनल कैसे, एक तरफ को चले गए, 50 वाले की तरफ चले गए या 30 वाले की तरफ चले गए। डिसरप्टिव कैसे है भाई, मीन वाला नहीं लेना और दोनों में से कुछ भी ले लिया तुमने, दोनों तरफ चले गए, वो 30 वाला और 50 वाला पकड़ लिया, मीन वाला नहीं पकड़ा। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, अब ये सब आपको याद रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। पैलियोजोइक इरा में सबसे पहले क्या हम बात करते हैं, 500 मिलियन ईयर्स को पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए, ये याद रखना पड़ेगा। 400 से 600 मिलियन ईयर्स को पहले आपका पहला जमीन का प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट आ चुका था। 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले आर्थ्रोपोड्स आए थे, जो इंसेक्ट वाले उसमें इंसेक्ट वाले रहते हैं आपके, उन्होंने लैंड को इन्वेड कर लिया था, तो वो 400 साल पहले लैंड पे चले गए थे। 400 मिलियन ईयर्स को पहले 350 मिलियन ईयर्स को पहले आपका जॉलेस फिश आया था। इसका जो ये फिश था ना, इसका जो स्टाउट था और इसके जो फिन्स थे वो बड़े स्ट्रांग थे, तो इतने स्ट्रांग थे कि पानी से निकल के लैंड पे जा सकती थी और फिर से वापस आ जाती थी। और बोलते हैं कि इसी की वजह से, इसी ने शायद हमारे पहले एम्फीबियंस को जन्म दिया होगा। इसको हमने क्या बोला, लोब फिन बोला, दिस इज अ लोब फिन, दिस इज अ लोब फिन, ठीक है। और क्या सीलोकैंथ भी यही है बच्चे। तो अफ्रीका में हमें लगता था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अफ्रीका में 1938 में हमें सीलोकैंथ फिश मिली, ओके, सीलोकैंथ फिश मिली जो हमें लगता था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, चलो जी, 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले हमें सीवीड आ गई, सीवीड क्या, एल्गे आ गए, एंड फ्यू प्लांट्स भी आ गए। एम्फीबियंस टू रेप्टाइल्स कैसे चेंज हुआ, देखो जो एम्फीबियंस थे वो कैसे एग्स ले करते थे, पतले पतला उसका कवरिंग रहता था, लेकिन जो रेप्टाइल्स थे उन्होंने थिक शेल्ड एग्स ले करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो बाहर आ चुके थे, उनके अंडे वो कहाँ ले करते हैं, ज़मीन पे, और ज़मीन पे वो ड्राई हो जाएंगे, सन है। एम्फीबियंस को तो पानी में रहते थे, उनको तो ज़रूर थोड़ा ना कि वो शेल वाले अंडे बनाए, नहीं। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स में आपका जो रेप्टाइल्स थे उन्होंने डोमिनेट करा अर्थ को, डायनासोर्स थे, ठीक है। और उसी टाइम पे बच्चे अपने क्या थे, टेरिडोफाइट्स थे, जायंट फर्न्स थे, ठीक है, ओके। लेकिन वो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो गए, ये भी तो एक्सटिंक्ट हो गए थे, ये भी तो एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब आ जाओ तुम मीजोजोइक इरा में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले आपका पहला ज़मीन का जो रेप्टाइल था, ठीक है, नहीं, कुछ रेप्टाइल जो ज़मीन पे थे वो फिर से वापस चले गए, कहाँ, पानी में, और क्या बन गए, रेप्टाइल, फिश लाइक रेप्टाइल्स बन गए, जैसे कि इथियोसॉरस बन गए। अब डायनासोर्स भी थे आपके, डायनासोर्स क्या थे, ज़मीन के रेप्टाइल्स थे, उसमें क्या क्या आ गया, टी रेक्स, टायरेनोसोरस रेक्स आ गया। ये सबसे बड़ा आपका डायनासोर था, इसके जो दांत थे ना, क्या हाइट क्या थी, 20 फीट, इमेजिन करना जरा, इमेजिन। और दांत कैसे थे, खंजर के जैसे। यू ऑल्सो हैड ट्राइसेराटॉप्स, टेरानोडॉन, स्टेगोसोरस, ब्रैकियोसोरस, ये सब भी थे, याद रख लेना भाई। सीनोजोइक इरा की बात करें तो अब हम थोड़ा पास आते जा रहे हैं ना, 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले डायनासोर मर गए। देयर आर अ लॉट ऑफ थ्योरीज जो बताती है कि डायनासोर ऐसे मरे, बट हमें याद रखना कि भाई चले गए, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। उस टाइम के अराउंड पे, ठीक है, देखो उस टाइम पे रेप्टाइल्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा था अर्थ को। उसके बाद पता है क्या हुआ, मैमल्स ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। वाई, जो पहले मैमल्स थे वो छोटे छोटे थे, दे वर स्मॉल, श्रू लाइक। अब श्रू कैसे बताऊँ तुम्हें, चूहा टाइप, चूहे की फैमिली को, चूहे के ग्रुप को बिलोंग करता होगा ये, ठीक है, वैसे से कुछ थे और छोटे थे। अब क्या हुआ, जब इतना सब भौकाल मच रहा था, ये अपने बिल बना के बिल के नीचे, बहुत नीचे छुप गए, तो ये बच गए। और इसलिए जो मैमल्स थे
उन्होंने सरवाइव करा और आगे जाके वो इवॉल्व हो गए। साउथ अमेरिका में बच्चे क्या हुआ, आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात सुनी होगी, तो यहाँ पे जो मैमल्स थे ना, जो हॉर्स के जैसे दिखते थे, हिपोपोटामस, बेयर, रैबिट, इनके जैसे दिखते थे, क्या हुआ जब साउथ अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया नॉर्थ अमेरिका को, तो ये जो एनिमल्स थे, ये एनिमल्स बेचारे हमारे एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स थे वो ज़्यादा सुपीरियर थे, उनकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये इनकी तो वॉट लग गई, ठीक है। साउथ अमेरिकन वाले जो जानवर थे उनकी वॉट लग गई, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन थे उनके मजे आ गए। कैसे भाई? इनका जो जिसके साथ ये compete करते थे वो अलग चले गए इनसे, ठीक है। सो देयर वाज लैक ऑफ कंपटीशन, एंड इसलिए ये आज तो मतलब कितने सारे होते हैं, कैंगरूज वगैरह देख लो कितने भर भर के हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। ओके, नाउ दिस इज द चार्ट जहाँ पे हम प्लांट्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगी जो आपको याद रखनी है क्विकली, कि क्या क्या आपको याद रखने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपका शुरुआत हुआ क्लोरोफाइट एंसेस्टर। क्लोरोफाइट एंसेस्टर बोले तो एल्गे के एंसेस्टर है, अभी एल्गा नहीं बना है, ठीक है, अभी एल्गा नहीं बना है, तो उसके बाद यहाँ पे जाके आपका कभी एल्गा बना होगा। देन ट्रेक्योफाइट्स के एंसेस्टर है, मतलब ये वेस्क्यूलर जो प्लांट्स थे, ट्रेक्योफाइट मतलब वेस्क्यूलर प्लांट्स के एंसेस्टर है। इसलिए तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो, इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, लाइकोपॉड्स दिख रहे हैं मेरे बच्चों। लाइकोपोडियम वाला कहाँ था? टेरिडोफाइट्स में था, ठीक है, तो ये उसके एंसेस्टर्स हैं। यहाँ से देखो एक जो ब्रांच जा रही है, ब्रांचिंग डिसेंट भी दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये जो ब्रांच जा रही है वो क्या बना रही है? ब्रायोफाइट बना रही है। इन्हीं से एल्गे भी बने होंगे। राइनिया क्या है? इट इज अ टेरिडोफाइट प्रिमिटिव। साइलोफाइटॉन भी क्या है? टेरिडोफाइट को बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो बच्चे, अगर अब आज के टाइम पे हम देखें तो सबसे ज्यादा डोमिनेट किसने करा हुआ है? एंजियोस्पर्म ने करा हुआ है। एक तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि जुरासिक जो आपका ये पीरियड था उसमें सबसे ज्यादा कौन थे? ये थे, दिख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स, कॉनिफर्स, साइकेड्स। ओके, एक और 2-3 बातें और मैं बताती हूँ कि अगर मैं बात करूँ कार्बोनिफेरस पीरियड की, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे आपको क्या ज़्यादा दिख रहा है? टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स आपको यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, करेक्ट जी। और क्या बता दिया जाए तुम्हें जो कि बड़ा मेजर है, जिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो एक्चुअली ये 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। इतना तो कम से कम याद रखो, इतना तो कम से कम याद रखो मेरे बच्चों, ठीक है, इतना तो कम से कम आप याद रखिएगा। चलो आ जाओ आप ह्यूमन एवोल्यूशन पे। तो ह्यूमन एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि शुरुआत हुई ड्रायोपिथेकस से, ठीक है, देन रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस इरेक्टस, देन निएंडरथैलेंसिस एंड देन होमो सेपियंस। अब इसको कैसे याद रखना है? डियर राम आप हो हमारे नारायण स्वामी, है ना। डियर राम, डियर डी से ड्रायोपिथेकस, राम रामापिथेकस, आप का ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, हो इज होमो हैबिलिस, हमारे इज फॉर होमो इरेक्टस। यार ये बस मैंने बनाया, अब यहाँ पे कुछ और नहीं जा रहा था, ठीक है, मुझे बता देना अगर आपको कुछ और लग रहा है, जा सकता है। नारायण का एन स्टैंड्स फॉर निएंडरथैलेंसिस एंड स्वामी का एस स्टैंड्स फॉर होमो सेपियंस। तो ऐसे याद रख सकते हो तुम इसको। अब यहाँ पे हम इनका डिटेल वो देख लेते हैं कि किसने क्या क्या कैरेक्टर थे, ठीक है। तो अगर हम डायोपिथेकस और रामापिथेकस की बात करें तो ये कब आए थे? 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले। क्रेनियल कैपेसिटी जिसकी दी हुई है उसी की याद रखनी है, किसी और की याद रखनी नहीं रखनी है। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी भी लिमिटेड है, ठीक है, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी भी लिमिटेड है, तो हमें फालतू की चीज नहीं याद रखनी। तो कौन ज्यादा एप लाइक थे? ड्रायोपिथेकस, ठीक है। रामापिथेकस दे वर मोर मैन लाइक, लेकिन यार दोनों में एक समानता थी कि हेयरी थे, दे वॉक लाइक गोरिल्ला, और चिंपैंजी के जैसे वे वॉक करते थे। उसके बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कब आए? 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए। इनके कुछ फॉसिल्स हमें मिले हैं, फ्यू फॉसिल्स, मैन लाइक बोन्स थी, ठीक है, इथियोपिया टेंजेनिया में मिले हैं। अच्छा, ये कैसे थे? मैन की तरह वॉक करते थे ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं थे, हेल्प भी हुई ना इनकी, जो ग्रासलैंड थे ना, अब बहुत ज़्यादा टॉल होते तो दिख जाते, ठीक है, तो छोटी हाइट थी तो उसमें छुप जाते थे, तो जो प्रेडेटर वगैरह थे उनसे भी बच जाते थे, या इनको भी किसी का शिकार करना होता था तो ये भी नहीं दिखते थे उनको, तो अच्छा ही था इनके लिए। वॉक्ड अपराइट, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं होमो हैबिलिस की। कब आए वो एनसीईआरटी नहीं बता रही, लेकिन यहाँ से क्रेनियल कैपेसिटी बताना शुरू कर दी है। 650 सीसी 800 सीसी इनका क्या था? क्रेनियल कैपेसिटी। हम बोलते हैं कि पहले ह्यूमन लाइक बींग्स थे, इसलिए हम इसे होमोनिड बोलते हैं।
और भाई ये मीट नहीं खाते थे। क्या? मीट नहीं खाते थे। होमो इरेक्टस की बात करें तो 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये आए थे। 900 इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी और इनका जो फॉसिल है वो हमें जावा में मिला 1983। प्रोबेबली ये मीट खाते थे, ठीक है, शायद ये मीट खाते थे। देन निएंडरथल मैन आ गया बच्चे, कब आए? 1 लाख से 40,000 साल पहले। 1400 इनकी सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी थी, ठीक है, इनकी सबसे ज़्यादा क्रेनियल, एंड इनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ था ना वो भी सबसे ज़्यादा था। अब कहाँ से आ गई जी? ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में हमें मिले थे। यूज्ड हाइड स्किन, ठीक है, हाइड का मतलब स्किन है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये अपने डेड को बैरी भी करते थे, जिससे हमें हिंट मिलता है कि शायद ये रिलीजन में भी बिलीव करते थे। ओके, नेक्स्ट हम आगे होमोसेपियन कब आए? हम बड़े नए हैं, 75,000 से 10,000 ईयर्स अगो पहले हम आए हैं। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है, 1350। ओके, हम कहाँ पे उत्पत्ति हुई थी हमारी? अफ्रीका में। फिर हम जगह डिफरेंट जगह पे चले गए और हमारी डिफरेंट रेसेस आ गई, और हमने देखा कि जो स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी है वो हमारे से ज़्यादा मैच करता है रादर देन द एडल्ट चिंपैंजी का स्कल। भाई प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स हमें मिली हैं 18,000 साल पुरानी। कहाँ पे? भीमबेटका रॉक शेल्टर, ये किधर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर कितना पुराना है? 10,000 साल पुराना है, एंड दैट इज योर एवोल्यूशन। एंड बताना मुझे कैसा लगा। मैंने एनसीईआरटी सारी कवर करी है अच्छे से। डू लेट मी नो कि कैसा लगा, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अच्छा लगा तो यार लाइक करके जाना है, कमेंट जरूर छोड़ के जाना है। बाय बाय, टेक केयर।